एम्पियर्स लॉ के बाद अब हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर के अदर हाफ की, जिसमें हम क्या देखते हैं। पहले हाफ में हमने देखा कि हमारे करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, लूप के कारण, स्टेट कंडक्टर के कारण। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में हो तो क्या होता है। इस कड़ी में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हमारे पास चार्ज हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में हो तो क्या होता है। चार्ज कहें या मूविंग चार्ज कहें, तो मूविंग चार्ज कहें क्यों, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता। तो हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड में, और हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो फोर्स क्या लगता है, क्यू वी क्रॉस बी, यानी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इनटू क्यू। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली इस फोर्स का डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो देखिए, अगर हमारा वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो, हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर हमारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, वेलोसिटी प्लेन ऑफ पेपर में है, तो हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको आता है। वेलोसिटी की ऊपर आपकी उंगलियां रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाइए। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखी हुई सीधे हाथ की उंगलियों को जब हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ते हैं, यानी पेपर के प्लेन में अपना हाथ रखते हैं और फिर उंगलियों को मोड़ के पेपर के प्लेन के इनवर्ड ले जाते हैं, तो हमारा राइट हैंड थंब किस डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, टुवर्ड्स, इस पोजीशन के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट, इस पोजीशन के लिए डाउनवर्ड। हर बार हमारा जो फोर्स आएगा डेफिनेटली वो क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों का, तो उसका डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये फोर्स जो है, जो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, ये फोर्स किसको क्या प्रोड्यूस करता है, कौन से फोर्स की याद दिलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। यानी ऐसी सिचुएशन में हमारा पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। सर्कुलर मोशन करने लगेगा तो उस पर जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्यू वी बी, वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देना शुरू कर देगा। अगर वही फोर्स देना शुरू कर देगा मैग्नेटिक फील्ड ही सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहां से हमें क्या मिल गई, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एम वी अपॉन क्यू बी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आता है। यहाँ पे वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एम वी यानी मोमेंटम, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m, तो P को क्या लिख सकते हैं, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैंने E माना कि काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी का कारण एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी का कॉज, उसकी काइनेटिक एनर्जी का कॉज चार्ज हो सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे Q इंटू वी पी डी, यानी आपको याद है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सब लगा दिया हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स भी लगा दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा दी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका E रिप्लेस होके Q इंटू वी आया। यहाँ बाहर Q आपके अंडर रूट के Q था, बाद में ये Q जो है वो अंडर रूट के अंदर आया। क्यों, क्योंकि √2me अपॉन क्यू बी को अंदर लाए तो क्या लाए, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ऊपर E का वैल्यू क्या है, क्यू वी, तो Q से Q कट गया, एक Q बच गया। तो ये फॉर्मूला भी, जितने ज़्यादा फॉर्मूले देखोगे आपको क्वेश्चन करते वक्त उतना ही स्पीड मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ। F परपेंडिकुलर टू V है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, कोई और टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यानी सेम स्पीड से ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वर्क डन और पावर क्या होंगे, जीरो। जब आपका फोर्स आपकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा, पावर क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी और मोमेंटम कंटिन्यूसली चेंज होंगे, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर हर इंस्टेंट पे चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन कैसे होगा। टाइम पीरियड निकालना है सर्कुलर पाथ का, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वी।
आर का वैल्यू मैंने आपको ऊपर बताया, एम वी अपॉन क्यू बी से रखेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन क्या आ जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड आपको दिखा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, यानी किसी भी स्पीड से आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें, आपका टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन पूछा जाए तो टाइम पीरियड का उल्टा है, यानी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अगर आपसे यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो क्यू बी अपॉन एम। अब इसके एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं सेमी सर्कुलर पाथ में मोशन करने के बाद हमारा पार्टिकल बाहर आ गया, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ तो यही रहेगा। टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो पूरे के लिए 2 पाई एम अपॉन क्यू बी था, तो आधे के लिए कितना होगा, पाई एम अपॉन क्यू बी। फिर मान लीजिए कि इस तरीके से थीटा एंगल पे एंटर किया था और ये बाहर आ गया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ टाइम स्पेंड कितना है, तो ये एक जनरलाइज फार्मूला है, इसको याद रख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप किसी भी केस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। 2 थीटा एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी की जगह 2 थीटा एम अपॉन क्यू बी। अगर हमारा सिचुएशन ऐसा हो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस केस में हमसे पूछा जाए कि कितना टाइम लगेगा, तो देखिए 2 थीटा एम अपॉन क्यू बी में आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना है यहाँ पे, तो आपका एंगल बन रहा है पाई माइनस थीटा। तो आप टाइम क्या लिखोगे, 2 इंटू पाई माइनस थीटा एम अपॉन क्यू बी। ये आप देख रहे हो यहाँ आपका थीटा एंगल बना, तो हमने वहाँ देखा था कि थीटा एंगल के लिए 2 थीटा एम अपॉन क्यू बी था, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस थीटा। तो आपको अपने फॉर्मूले में क्या करना है, 2 पाई माइनस थीटा एम अपॉन क्यू बी। अगर हमें एक जनरल फार्मूला याद है तो देखिए हमारे लिए चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। तो इसमें टाइम स्पेंड के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो आप सीधे सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा सभी केसेस में आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ सेम रहा। टाइम स्पेंड आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल पे एंटर करते हो, तो जैसा एंगल आपको दिया हो उसके हिसाब से आप टाइम स्पेंड निकाल सकते हो। अब हमने देखा कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, तो हमें फोर्स भी परपेंडिकुलर मिला, वेलोसिटी के सर्कुलर मोशन हो गया। मान लेते हैं कि हमारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना होकर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाती है थीटा। इस केस में क्या होगा, हमारी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस कंपोनेंट पे फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे। तो हमारा जैसे यहाँ डायग्राम है, वेलोसिटी का एंगल बना मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना, थीटा, ठीक है। वी कॉस थीटा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, वी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, कौन से कंपोनेंट पे लगेगा, तो अलोंग वाले पे तो लग नहीं सकता, क्योंकि वी कॉस थीटा क्रॉस बी करोगे तो दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, जीरो। तो वी साइन थीटा बी वाला क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था रेडियस का वो एम वी अपॉन क्यू बी से बदल के क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, क्योंकि v की जगह क्या काम आएगा, v साइन थीटा। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। पिच एक यहाँ पे हमें एक फैक्टर मिलता है, व्हाट इज पिच। पिच होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन। तो वन रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड के बराबर। और हॉरिजॉन्टल में हम चले किसके कारण, v कॉस थीटा के कारण। तो पिच क्या लिखेंगे, v कॉस थीटा इंटू टी। इसके अलावा अगर ऐसा हो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उस केस में पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी। इसको हम बोलते हैं लॉरेंज्ड फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। जब एक चार्ज मूव करता है रीजन में जहां बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों उस पर एक्ट करते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है उसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी यहाँ पर लगेगा। अब देखिए हमारे ये क्वेश्चन जो है, ये वैरायटी, ये बहुत पूछा जाता है हमसे। क्या दिया है, एक चार्ज पार्टिकल दिया है जिसका चार्ज है क्यू, मास है एम, वी वेलोसिटी से हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में फायर किया। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ दो हमारी प्लेट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए बी सी
ये जो तीनों केसेस हैं इनकी क्या कंडीशन है। तो देखिए ए क्या बता रहा है कि चार्ज जो है उसने ऑपोजिट प्लेट को स्ट्राइक नहीं किया और वो सेमी सर्कल चल के बाहर आ गया। इसकी कंडीशन क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ शुड बी लेस देन डी। यानी ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपको दिया जाता है कि ये सर्कुलर पाथ ना चल के दूसरी प्लेट को ना छू के सीधा बाहर आ गया, तो बताइए कि इस केस में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आर शुड बी लेस देन डी। हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो सामने वाली प्लेट को स्ट्राइक तो नहीं करता, लेकिन सर्कुलर मोशन करके आता है, सेमी सर्कुलर, एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर करके आता है। तो जस्ट कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब आर बराबर क्या है, डी। अगर ऑपोजिट प्लेट से टकराता है और सेमी सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाता, तो उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो क्या हुआ, सेमी सर्कल टाइप कंप्लीट हुआ, यहाँ पे जस्ट कंप्लीट हुआ और सी में क्या हुआ, हम भिड़ गए। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ शुड बी ग्रेटर देन डी। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये बहुत फेमस सवाल है, क्वेश्चन में हमें दिया है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल रीजन में एंटर करते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के विद इक्वल वेलोसिटीज। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट लग रहा है, डायग्राम में देख सकते हो, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। ट्रैक ऑफ पार्टिकल हमें दिया है ए बी सी डी, हमें बताना है कौन सा किसका ट्रैक होगा। तो पहली बात तो ये है कि हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि सी जो है ये तो न्यूट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि ये अनडिफ्लेक्टेड गया है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। ए बी डी में से हमें फैसला करना है कि कौन प्रोटॉन, कौन इलेक्ट्रॉन और कौन अल्फा। तो देखिए हम जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी, यानी रेडियस प्रोपोर्शनल है एम अपॉन क्यू के, वी और बी तो सबके लिए कांस्टेंट है। अगर अल्फा के लिए बात करूं तो एम कितना है 4m और ई क्यू कितना है 2e। अगर प्रोटॉन के लिए बात करूं तो एम कितना है m, क्यू कितना है e। तो 4m अपॉन 2e किसका रेडियस बड़ा होगा, अल्फा का बड़ा होगा, किससे, प्रोटॉन से। और सबसे कम रेडियस किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। क्यों, क्योंकि उसका मास सबसे कम है। तो पक्की बात है जिसका रेडियस सबसे छोटा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, यानी डी कौन है, इलेक्ट्रॉन। बड़ा रेडियस किसका है, बी का, यानी ये कौन है, अल्फा। इससे छोटा रेडियस किसका है, ए का, यानी ये कौन है, प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एक्सेलरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस 2 किलोवाट से 2 किलोवोल्ट से, एंटर करता है रीजन में जिसका मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.15 टेस्ला। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और हमें ट्रेजेक्ट्री का रेडियस पूछा है इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे हमें दिया है कि फील्ड ट्रांसवर्स टू इनिशियल वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है। तो मैंने आपको ऊपर एक फार्मूला बताया था रेडियस का, कौन सा फार्मूला, √2m वाला, 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, रख देंगे। v का वैल्यू कितना दिया है 2 किलोवोल्ट, रख देंगे। q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख देंगे। b का वैल्यू 0.15 स्क्वायर कर देंगे, तो रेडियस निकाल लेंगे कितना आएगा। तो सॉल्व करने पर ये हमारा आएगा लगभग 1 mm के इक्वल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।